5G का पहला फेज 13 सिटीज के अंदर जल्दी ही चालू होने वाला है। क्या, कब, कैसे चीजें होंगी, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे यूपीआई पेमेंट पर लगने वाले चार्जेस के बारे में, और फिर हम बात करेंगे एक ऐसी स्टोरी के बारे में जो एक्चुअली में अगर हम देखें तो एक फिल्म की स्टोरी लगती है, लेकिन वो ट्विटर के साथ अभी हो रही है। और एंड में ऑफकोर्स iPhone 14 के इवेंट की डेट आ चुकी है। लेकिन उससे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एप्पल यूजर्स जिस बात के लिए चौड़े हुआ करते थे, एप्पल उसे धीरे धीरे कम करता जा रहा है। तो हे जंकी, स्वागत है आपका हमारे शानदार सैटरडे के एक और फ्रेश एपिसोड में। स्टार्टिंग विद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कंफर्म कर दिया है कि इन 13 सिटीज के अंदर हमें 5G का फर्स्ट फेज इंप्लीमेंट होता हुआ देखने को मिलेगा। अभी हाल ही में ऑक्शन के टाइम में आपने सुना होगा कि इंडिया में 5G का जो ऑक्शन है वो सबसे महंगा बिका है। मतलब आज तक फ्रीक्वेंसीज बाय करने के लिए इतना अमाउंट कभी भी नहीं दिया गया। और ये पैसा कंपनी को स्टार्टिंग में नहीं देना होता, हर साल की स्टार्टिंग में उन्हें पहले एडवांस में कुछ इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है। और इस बात का 17,886 करोड़ का जो पहला इंस्टॉलमेंट है वो कंपनीज ने गवर्नमेंट को दे दिया है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट की तरफ से सब कुछ क्लियर है। अब कंपनीज जैसे ही रेडी हो जाएंगी वो अपनी 5G सर्विसेज को लॉन्च कर सकती हैं। रिपोर्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रही हैं कि शायद ये लॉन्च 29 सितंबर को हो सकता है, जब इंडिया मोबाइल कांग्रेस की स्टार्टिंग होगी। अब यहाँ पर कई लोगों का सवाल होगा कि क्या हमें 5G के लिए सिम भी चेंज करनी पड़ेगी? तो यहाँ पर इसका जवाब जो है वो इतना सीधा नहीं है। देखो, यहाँ पर 5G जो है वो दो तरीके से इंप्लीमेंट करा जा रहा है। एक है NSA, एक है SA। मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना रखी है, आप अच्छे से समझ सकते हो। वहां पर NSA यानी नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क्स का मतलब ये है कि अभी का जो आपका 4G इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी के अंदर कुछ चेंजेस करके, स्पेशली आपके सॉफ्टवेयर्स के अंदर चेंजेस करके आपका 5G इसी पर इंप्लीमेंट किया जा सकता है। लेकिन SA यानी स्टैंड अलोन नेटवर्क का मतलब ये है कि आपकी जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा जीरो से बनेगा, सिर्फ और सिर्फ 5G के लिए। अब यहाँ पर इसका ये मतलब नहीं है कि 4G के जो टावर्स हैं उनको पूरा हटाकर नए टावर्स जीरो से लगाए जाएंगे, नहीं। टावर भी वही रहेंगे और बहुत सारे केसेस में वो जो ट्रांसमीटर और रिसीवर्स हैं वो भी वही रहेंगे। यहाँ पर उन टावर्स को ऑपरेट करने के लिए जो हार्डवेयर लगाया जाता है, जो प्रोसेसर्स लगाए जाते हैं, वहां पर बेसिकली चेंजेस आएंगे। और स्पेशली आपके सॉफ्टवेयर के अंदर तो चेंजेस आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर अभी न्यूज ये आ रही है कि एयरटेल आपका NSA यूज करेगा और जियो आपका SA नेटवर्क्स को यूज करेगा। तो इन थियरी एयरटेल के लिए आपको 5G नेटवर्क्स में सिम चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जियो के लिए आपको सिम चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन शायद जियो ऐसा ना करे। अगर आप पिछले कुछ दिनों के कस्टमर शिफ्ट को देखोगे तो वहां पर जियो के अंदर नहीं, लोग एयरटेल के अंदर ज्यादा जा रहे हैं। और कहीं कहीं पर मुझे भी इवन जियो के अंदर बहुत प्रॉब्लम आती है, वहां पर एयरटेल काफी अच्छा चलता है। तो कई लोग ऐसे हैं मेरे साथ के भी जो जियो से परेशान है, वो एयरटेल में स्विच करना चाहते हैं। लेकिन वो कर क्यों नहीं रहे कि यार दुकान जाना पड़ेगा, फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, दुनिया भर की चीजें करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर जियो ऐसे लेकर आता है, उसके अंदर आपको सिम चेंज करनी ही है, तो लोगों को तो दुकान में वैसे भी जाना पड़ेगा। तो जब वो जाएंगे तो क्यों ना वो अपनी सिम ही चेंज करवा लें, एयरटेल के अंदर स्विच हो जाएं। तो शायद इस चीज से बचने के लिए जियो आपके इसी सिम के अंदर 5G सर्विसेज दे सकता है। पहले की सिम ऐसी हुआ करती थी जहां पर आप इस तरह का ट्रांजिशन नहीं कर सकते, लेकिन अब की सिम इतनी केपेबल हैं जो आपका 4G और 5G दोनों को सपोर्ट कर सकती हैं। अब जियो यहाँ पर डेडिकेटेड 5G इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज कर रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो एयरटेल से ज्यादा अच्छा चलेगा। क्वालकॉम इंडिया के प्रेसिडेंट राजन वगाडिया ने कहा है कि NSA और SA दोनों एक जैसे चलेंगे, एटलीस्ट फॉर स्टार्टिंग। जब तक बहुत ज्यादा हाई स्पीड की जरूरत नहीं पड़ेगी तब तक इन दोनों के अंदर अंतर नहीं आएगा। बाद में भी जो अंतर आएगा वो आपके स्पीड के अंदर नहीं आएगा, वो आपकी लेटेंसी, पैरेलल ऑपरेशंस, इन सब के अंदर आएगा। अगर आपने आपका फोन फरवरी 2021 के बाद लिया है तो वहां पर SA का पहले से ही सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपका फोन उससे पुराना है और मान लो आप जियो की एक नई सिम लेकर आते हो, वो अपने फोन के अंदर डालते हो, तो बहुत केसेस में ये भी हो सकता है कि आपके फोन के अंदर वो सिम ना चले। क्यों? क्योंकि भले ही आपके फोन के अंदर हार्डवेयर है उस SA नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन आपको एक OTA अपडेट चाहिए होगा उस बैंड्स को ऑपरेट करने के लिए, उसे अनलॉक करने के लिए। और एक और बात, अगर आपको जियो ये ऑप्शन देता है कि आप अपने पुराने सिम के अंदर भी 5G का यूज कर सकते हो और एक नया सिम भी ले सकते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नए सिम की तरफ जाओ। वो आपको एक बेहतर एक्सपीरियंस देगा इन कंपैरिजन टू आपके एग्जिस्टिंग सिम के। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मनी। ACI वर्ल्ड वाइड और ग्लोबल डेटा के मुताबिक 2020 के अंदर इंडिया ने $25.5 बिलियन का मार्क टच किया था UPI ट्रांजैक्शन के अंदर, और 2022 के अंदर ये नंबर हो चुका है $1 ट्रिलियन से भी ऊपर, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा ही नहीं, उनसे कहीं ज्यादा आगे भी है। अब हाँ, माना जियो का इंडिया में आना, उसी साल UPI का लॉन्च होना और उसी साल डिमोनेटाइजेशन होना, ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं इस ग्रोथ के अंदर। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर जब आप एक क्लिक से किसी को भी पैसे भेज या रिसीव कर सकते हो, इवन 2018 के बाद से मैं बैंक गया ही नहीं हूँ किसी भी काम के लिए। तो इस पूरे ऑपरेशन की गहराई को अगर हम देखें तो इतने सारे लोगों की आईडी, वर्चुअल आईडी को स्टोर कर
करने के लिए, उनको उनके बैंक के सर्वर से कनेक्ट करने के लिए अलग अलग और सर्वर्स भी बने होंगे। अब इन सर्वर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके आपके मोबाइल तक एक्सेसिबल बनाने के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए। वो सिस्टम फास्ट होना चाहिए, 24/7 एक्टिव रहना चाहिए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसे अलग अलग सिक्योरिटी फीचर्स होने चाहिए, और ऐसा सिस्टम जहां आप पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट एक ही जगह से पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन और पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन दिखने में इजी लगता है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए ये काम अलग अलग करना बहुत जरूरी है। तो इस पूरे सिनेरियो को देखें तो आपके लिए ये चीज बहुत ज्यादा इजी कर दी गई है, लेकिन बैकएंड में अगर हम देखें तो इस चीज को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लगातार काम करते रहना पड़ता है। और ये सर्विस अभी तक हमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही थी, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी करा जहां पर उन्होंने लोगों से पूछा कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम यूपीआई को सेल्फ सस्टेनिंग बना दें, मतलब हम उससे कोई भी प्रॉफिट ना कमाएं, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट उसके अंदर लग रही है वो उसी के थ्रू आने लग जाए, बस इतना हम चाहते हैं। तो यहाँ पर इस सर्कुलर को बेस मानते हुए ये न्यूज सामने आने लगी कि अब इंडियन गवर्नमेंट यूपीआई के अंदर चार्जेस लगाना शुरू कर देगी, लेकिन गवर्नमेंट ने ये साफ कर दिया है कि नहीं भाई, हमारा अभी ऐसा कोई भी प्लान नहीं है, अभी तो हम इसे फ्री ही रखेंगे, हम अभी डिजिटल इंडिया को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। और सोचो, अभी यूपीआई का यूज करने वाले लोग इंडिया में केवल 20% हैं, जब ये नंबर 60 to 70% बढ़ जाएगा तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और कितना ज्यादा बड़ा करना पड़ेगा। अभी गवर्नमेंट का यही मानना है कि तब भी वो लोग इसे फ्री रखेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तब ये लोग भले ही इसे प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ना बनाए, लेकिन एक सेल्फ सस्टेनिंग ऑर्गेनाइजेशन जरूर बना देंगे जहां पर शायद आपको थोड़े बहुत चार्जेस देने पड़ जाएं। अब इसी से रिलेटेड मेरा आपसे सवाल है कि अगर इन केस फ्यूचर में या फिर कल से आपको यूपीआई के अंदर थोड़े बहुत चार्जेस देने पड़ जाए आपके ट्रांजैक्शन के हिसाब से, या फिर एक मिनिमम वैल्यू का आपको चार्ज देना पड़ जाए, तो क्या आप कैश की झंझट दोबारा से पालना शुरू करोगे या फिर आप वो चार्जेस देने में कंफर्टेबल हो? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब बात इंडिया की हो रही है तो लेट्स टॉक अबाउट दिस मैन। नवंबर एंड में पराग अग्रवाल ट्विटर के नए सीईओ बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद जून में इलॉन मस्क इस दुनिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच को बचाना चाहते हैं, उसके लिए वो ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदना चाहते हैं। और उसके 1 महीने बाद इलॉन भैया कहते हैं, मेरा मुंह तो निकल गई, क्या बताऊं भैया। लेकिन अब ये जिम जाने की कोई प्रॉमिस तो है नहीं जो आपने करी और कभी पूरी नहीं करी। यहाँ पर सारी चीजें एग्रीमेंट बेस चलती हैं, तो इसी एग्रीमेंट का बेस बनाकर ट्विटर ने इलॉन मस्क के खिलाफ एक लॉसूट फाइल कर दिया। अब इलॉन भैया का इस पर यह कहना है कि जो मैं चीज खरीदना चाहता हूँ मुझे उसके बारे में पूरी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो मुझे कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही। वो अपने आप को पूरा दूध का धुला हुआ बता रहे हैं, और उनकी इस थियरी को कोइंसिडेंटली सपोर्ट मिला ट्विटर के एक्स चीफ सिक्योरिटी हेड पीटर ज़ेटको का, वही जिन्हें पराग अग्रवाल ने सीईओ बनने के 2-3 महीने बाद ही निकाल दिया था। आपको याद है जुलाई 2020 के अंदर करीब 130 हाई प्रोफाइल लोगों के जो डेटा है, प्राइवेट डेटा, वो लीक हो गए थे। तो पीटर ज़ेटको को उनके न परफॉर्म कर पाने और ठीक से लीडरशिप न हैंडल कर पाने की वजह से निकाला गया था, और शायद उसी चीज से नाराज होकर पेटको भैया ने कंपनी का भांडा फोड़ दिया। ज़ेटको ने कहा कि कंपनी अपने यूजर्स के जो प्राइवेट डेटा है उनको संभाल नहीं पाती, उनके सामने कई सिक्योरिटी इश्यूज हैं जो वो सामने नहीं लेकर आते। इवन उन्होंने पराग अग्रवाल पे ये इल्जाम लगाया है कि उन्होंने उनसे कहा था कि बोर्ड मेंबर्स के सामने जो रिपोर्ट सबमिट करी जाएंगी वहां पर आपको गलत नंबर्स रिप्रेजेंट करना है, आपको एक्चुअल में जो फ्लॉज है उनको छिपाना है। अब यहाँ पर पहले मैं इन जनाब के बारे में आपको बता दूं, ये कोई ऐसे वैसे सिक्योरिटी आईटी प्रोफेशनल नहीं है। इन्होंने यूएस गवर्नमेंट के साथ भी काम करा है, इन्होंने गूगल के कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी काम करा है। ये स्ट्राइप एक अमेरिकन पेमेंट कंपनी है, उसके भी सिक्योरिटी हेड रह चुके हैं, और इवन ये बॉस्टन साइबर सिक्योरिटी कलेक्टिव के एक मेंबर भी रह चुके हैं। ये वही ग्रुप है जिन्होंने 1998 में गवर्नमेंट से कहा था कि भाई अपनी सिक्योरिटी को सही कर लो, आपकी सिक्योरिटी इस टाइम इतनी खराब है कि हम चाहें तो सिर्फ 30 मिनट के अंदर आपके पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर सकते हैं। अब इस पूरी सिचुएशन को आप एक बार इमेजिन करो, कितनी ड्रामेटिक और फिल्मी लग रही है, लेकिन एक्चुअली में अभी यही चल रहा है। तो अब आगे का है ट्विटर की तरफ से क्या, तो जो भी इल्जाम लगे हैं उस पर ये लॉसूट कंपनीज जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या स्टेप उठाती हैं। और ट्विटर के नजरिए से अगर हम देखें तो वो शायद इस पर इतना ध्यान नहीं देंगे, उनका मेन फोकस है इलॉन मस्क की लड़ाई के साथ। अब यहाँ पर पर्सनली मुझे क्या लगता है कि ज़ेटको को कंपनी से निकाला, उन्होंने कंपनी के खिलाफ इल्जाम लगा दिए अलग अलग, तो ये कोई कोइंसिडेंट तो देखो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं स्ट्राइप कंपनी की बात करूं जहां पर ये एक्स सिक्योरिटी हेड रह चुके हैं, तो वो जो कंपनी है उसको भी इलॉन मस्क ही बैक करते हैं। और रही बात पराग भैया की, तो देखो इतने बड़े लेवल पर जाने के बाद दूध का दिला तो देखो कोई भी नहीं हो सकता, इवन अगर आप चाहो तब भी नहीं।
अगर आप ऐसे ही रहना चाहते हो तो आप शायद उस लेवल पर पहुंच ही नहीं पाओगे। दिस मे बी फील्स यू हार्श बट इट इज द ट्रूथ। अब बात करते हैं हमारे प्यारे दुलारे आईफोन्स की। आई एम श्योर आपने ये फोटो देख ली होगी। इवेंट 7 सितंबर का रखा गया है, लेकिन मुझे जो दुख लगा ना वो ये लगा कि इस बार ये इवेंट ऑफलाइन होने वाला है। मतलब हम एप्पल का जो सिनेमैटिक इवेंट, सिनेमैटिक ट्रांजिशंस होते हैं, जो पूरे इवेंट को देखने का फील होता है ना, अब वो शायद हमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में बात कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं उस चीज के बारे में जहां पर एप्पल यूजर्स जिस बात के लिए चौड़े हुआ करते थे, अब उनसे वो चीज धीरे धीरे छीनी जा रही है। दैट इज सपोर्टिंग एड्स इन आईफोन्स। ये है एप्पल का रेवेन्यू चार्ट। यहाँ पर एप्पल के जितनी भी चीजें हैं, हर चीज का रेवेन्यू है, और ये है उसके अलग अलग चीजों का रेवेन्यू। यहाँ पर आप एक चीज देखो कि ये जो रेवेन्यू का नंबर है, ये पिछले कुछ सालों से लगभग एक जैसा ही चल रहा है। जिस हिसाब से यहाँ पर बढ़ा है वैसा अब नहीं बढ़ रहा। लेकिन अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट को देखें तो प्रॉफिट यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। जिस हिसाब से रेवेन्यू कांस्टेंट हो चुका है, प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ रहा है। इसका हमें रीजन देखने को मिलेगा इस चार्ट के अंदर। यहाँ पर आप देखो कि हार्डवेयर के अंदर जो सेल्स है वो थोड़ी कम होती जा रही है, लेकिन अगर सर्विसेज को हम देखें तो उसका जो एक्विजिशन है वो बढ़ता जा रहा है। इस रेवेन्यू शेयर में जो परसेंटेज है वो बढ़ता जा रहा है। तो इससे हमें ये साफ साफ देखने को मिल रहा है कि हार्डवेयर जो है ना वो सैचुरेशन पर आ चुका है, स्पेशली स्मार्टफोन्स के केस में। इस वजह से हार्डवेयर सेल्स के अंदर उतना प्रॉफिट नहीं रहेगा। लेकिन सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें, सर्विसेज की अगर हम बात करें, वहां पर उस तरह का इंस्टॉलमेंट नहीं चाहिए जितना हार्डवेयर में चाहिए, लेकिन प्रॉफिट हार्डवेयर से काफी ज्यादा है। इसी वजह से आपने देखा हाल ही के कुछ टाइम में एप्पल अपनी सर्विसेज पर बहुत तेजी से काम कर रहा है। टीवी प्लस लेकर आ गया, न्यूज प्लस लेकर आ गया, फिटनेस प्लस लेकर आ गया, म्यूजिक के अंदर अलग अलग चीजें लेकर आ गया। बहुत सारी सर्विस वो दे रहा है। इवन एप्पल वन जैसा बंडल सब्सक्रिप्शन आपको देने लग गया। वो चाहता है कि अब आपने उनका प्रोडक्ट ले लिया है, आप काफी दिन तक यूज करने वाले हो, अब हमारी सर्विसेज यूज करके हमें पैसे दो। और इन्हीं सर्विसेज के अंदर हमारा एड्स भी आता है। एप्पल लीकर मार्क गरमन का ये कहना है कि एप्पल अपने मैप ऐप के अंदर एड्स को शो करने के लिए टेस्टिंग कर रहा है। लेकिन ये ऐसे एड्स नहीं होंगे जो आपको एंड्रॉइड के अंदर देखने को मिलते हैं। आपको नोटिफिकेशन के अंदर एड्स नहीं आएंगे, आपको रैंडम पॉपअप एड्स देखने को नहीं मिलेंगे, आपको यहाँ पर सर्चेस के अंदर एड्स देखने को मिलेंगे, जस्ट लाइक गूगल मैप्स। और इवन अगर आपको नहीं पता तो आज भी आपको एप्पल एड सर्व करता है। तो यहाँ पर जैसे मान लो हम ऐप स्टोर पर गए, यहाँ पर हम कुछ भी सर्च करने जाते हैं तो हमें पहले ही एड देखने को मिल जाता है। अभी हमने कुछ सर्च भी नहीं करा। इसके बाद मान लो हम एक वॉइस रिकॉर्डर ऐप सर्च करते हैं, तो यहाँ पर जब हम इसे सर्च करेंगे तो हमारा सर्च रिजल्ट से पहले हमें एक ऐड देखने को मिलेगा। इवन अगर आप यहाँ पर न्यूज प्लस का सब्सक्रिप्शन भी ले लेते हो तब भी आपको यहाँ पर न्यूज के अंदर एड्स देखने को मिलते हैं। तो एप्पल के ये स्टेप उठाने का मकसद क्या हो सकता है? अब देखो, मनी तो एक रीजन है ही, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि एप्पल देख रहा है ना कि हमें एड्स न देकर कोई एक्चुअली बहुत बड़ा फायदा नहीं हो रहा। हमारे न्यूज़ प्लस के सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा नहीं बिक रहे क्योंकि बाकियों में ऐड आता है, हमारे अंदर नहीं आता। हमारे मैप को बहुत ज़्यादा लोग यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि गूगल मैप्स के अंदर आपको ऐड देखने को मिलता है, हमारे मैप के अंदर ऐड देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वो नंबर नहीं बढ़ रहा। और साथ ही साथ क्योंकि उनके ऐड ना देने की वजह से कोई उनके प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर रहा, तो ऐड के आने की वजह से कोई बिट्रेयल भी फील नहीं करेगा। हालांकि देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि सारी कंपनीज कैसे सब्सक्रिप्शन बेस पर जा रही हैं। अगर आप चाहते हो तो इसके ऊपर एक और डिटेल में वीडियो बन सकती है।